मैं जनता के जो भी निर्णय को आपने दिखाया उसको आदर करता हूं। जनता आदरणीय है, उन्होंने ही हमें बनाया है जो कुछ भी हम हैं। हाँ। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं ये बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री 30 सेकंड का एक बयान दे देते तो क्या उससे मसला सॉल्व हो जाता, या हम 30 घंटे के लिए वहां पे चर्चा करते तो उससे मसला सॉल्व होता। जो जनता सुन रही है, जिन्होंने वोट किया, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि 30 घंटे अगर हम उस पर डिबेट करते तो वो मसला महत्वपूर्ण होता। 3 लाइन कागज में लिखे हुए पढ़ देने से देश में जो धर्म परिवर्तन को लेकर परेशानी है, जिससे ऑपोजिशन परेशान हो रही है, उसकी परेशानी दूर नहीं हो जाती। ये अहंकार का खेल क्यों खेला जा रहा है कि प्रधानमंत्री खड़े हो जाएं और कुछ बोले? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। आप सैडिस्टिक प्लेजर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अंजना जी, नहीं, आप गौरव जी बीच में बोलने के लिए तो उतावले क्यों होते हैं? इतना ही मेहनत आप उत्तर प्रदेश में करते तो 2-4 सीट भी आ जाती। इतने उतावले बीच में ना हो आप प्लीज। देखिए हम बोल रहे हैं तो सुन लिया करें। आपके बारे में हम कभी टोकते नहीं। संबित भाई को मैं इतना कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणियां उचित नहीं लगती हैं। नहीं, मेरे को भी उचित नहीं लगती कि जब मैं बोल रहा होता हूं तो आप बीच में आप टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। मैं कभी किसी के बीच नहीं होता। मैं हमेशा मर्यादित रहता हूं और आशा करता हूं कि आप युवा हैं, मेरे मित्र हैं, आप और हम मर्यादित रहें। मर्यादित हमेशा रहेंगे। मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहले तो सबसे बड़ी बात है अंजना जी, ये कहा जा रहा है भाजपा द्वारा कि हम बिल पे चर्चा करना चाहते हैं। अरे कहां है वो बिल? सबसे पहले तो ये बताइए। ये तो इन लोगों का षड्यंत्र है, क्योंकि ये नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जी आके संसद में बोले। क्या वो आरएसएस की बात जो वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, उसका जवाब दे सकते हैं देश को? अगर दे सकते हैं तो आके दे। हम तो ये बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि संविधान से चलेगा देश और पार्लियामेंट, ना कि आरएसएस और बजरंग दल चलाएंगे। दूसरी बात, आज आपने देखा अभी सर्वे हुआ, जनता ने क्यों कहा? क्योंकि बिल्कुल ये जायज मांग है विपक्ष की कि नरेंद्र मोदी जी आके बोले। और जो वादे उन्होंने किए हैं, आप देखिए, जो 2 करोड़ जॉब मिलने थे वो आज तक कहां है किसी को नहीं पता है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, वो नहीं आया है। सारे मुद्दे यही दिखाते हैं कि ये सरकार विफल हुई है। जनता खुद अपने आप को महसूस कर रही है कि ठगा गया है उनको। और अगर हम एक मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री बोले, तो इस पे भी आपत्ति करेगी अगर सरकार, तो कैसे प्रजातंत्र चलेगा? अगर हम प्रधानमंत्री का बयान नहीं मांगे तो हम किसका बयान मांगे? ठीक है राकेश सिन्हा जी, प्रवक्ता आके बोलेंगे संसद के पटल पे। ठीक है गौरव। राकेश सिन्हा जी, जो अरविंद जी पहले कह रहे थे वो सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। नौकरी, खाना पीना, आज भी न जाने इस देश में करोड़ों लोग सोते हैं जो खाली पेट सोते हैं, घर नहीं है, छत नहीं है उनके पास। ऐसे में संघ का ये स्टैंड कैसे मानेगी जनता? जो कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरा था नरेंद्र मोदी के लिए इस बार चुनाव के दौरान, वो भी आखिर चाहता है कि देश का विकास हो। ये पूरी तरह से क्या डिरेल नहीं कर रहे हैं आप लोग विकास के एजेंडे को? एक वक्त पर तोगड़िया को गुजरात में बहुत बाधित कर दिया था नरेंद्र मोदी ने, कहीं वही स्थिति यहां ना पैदा हो जाए? अंजना जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वातानुकूलित संगठन नहीं है। ये वह पार्टी का हिस्सा नहीं है, समाजवादी पार्टी जैसे, जिसने समाजवाद को पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखकर राजनीति करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कंकरीली पथरीली जमीनों पर चलकर आदिवासी और पूर्वोत्तर भारत में काम करते हैं। पिछले 60 साल से यदि पूर्वोत्तर भारत में 4 संघ के प्रचारकों को किडनैप किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, संघ ने सवाल नहीं खड़ा किया। देशभक्ति का काम संघ पूर्वोत्तर में कर रहा है। पूछिए मुलायम सिंह यादव कितनी बार पूर्वोत्तर गए हैं, नरेंद्र मोदी कितनी बार पूर्वोत्तर जा चुके हैं प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री बनने से पहले संघ के कितने प्रचारक पूर्वोत्तर में काम कर रहे हैं। आरएसएस के कार्य से तुलना मत करिए। गौरव भाटिया जी, पहले बात सुन लीजिए, आरएसएस पर इल्जाम लगाने से पहले राम मनोहर लोहिया को पढ़ लीजिए, आरएसएस पर इल्जाम लगाने से पहले जयप्रकाश नारायण पर पढ़ लीजिए, आरएसएस पर इल्जाम लगाने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ लीजिए। प्रतिबंध भी लगाकर भी हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे? संविधान कहता है ये राष्ट्र संघ पर। गौरव जी, राकेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आप संविधान को गिरवी रखेंगे, लेकिन राकेश जी, इस देश में संविधान भी है ना। धर्मांतरण पर राकेश जी बिल बनाने की बात कर रहा है, और राकेश जी बात कर रहे हैं अगले सत्र में यही सरकार ऐसा बिल लाएगी और ये एंटी कन्वर्जन बिल आएगी, संसद में आएगा।
एंटी कन्वर्जन जब आप बिल लाएंगे तो हम उस पे बहस करेंगे। आप उपक्रम के रूप यही में बात जनसंख्या में परिवर्तन करेंगे जिस पे चर्चा कराना चाहते हैं। एक करोड़ वो बिल 20 कहाँ है लाख जिस पे चर्चा आदिवासियों कराना का चाहते धन हैं? परिवर्तन किया गया उसका हिसाब देश मांग रहा है। वेटिकन के पैसे पर मांगा जाएगा। हाँ, नहीं, कौन मांग रहा है? देश तो नौकरियां भी मांग रहा है। राकेश सिन्हा जी होते हुए देखेंगे। नहीं, एक सेकंड राकेश सिन्हा जी, ये देश आपसे दरख्वास्त है, मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका मैं आ रही हूँ अरविंद जी, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, अनवर जी के पास भी। राकेश जी, मैं आपसे बहुत पॉइंटेड सवाल कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये देश हिसाब मांग रहा है कि इतने जो कन्वर्जन धन परिवर्तन पहले हुए हैं, ये देश तो हिसाब इस बात का भी मांग रहा है कि कितने युवाओं को नौकरी मिली है। ये देश तो ये हिसाब भी मांग रहा है कि काले धन पर आपने कहा था 100 दिन के अंदर कुछ कर देंगे। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस सौदा शुरू हो जाए धर्म के नाम पर। आखिर इस देश का संविधान भी तो है। ये जो हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं, आरएसएस चला रहा है। आज पूर्वोत्तर भारत में हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे? संविधान के विपरीत जाके कैसे बनाएंगे? एकल विद्यालय प्रोजेक्ट को देख लिए, संविधान का उल्लंघन कैसे होगा आप बता दीजिए। संघ सेवा का काम कर रहा है, झुग्गी बस्तियों में संघ काम कर रहा है। कौन सा संगठन काम कर रहा है देश में? आपका संघ कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? उन्नति के लिए काम कर रहा है, लेकिन आस्था है कि देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने। अरविंद जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। आप अरविंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। अब उसके बाद मैं वही बात कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 600 सालों से इस देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। पहले मुगलों द्वारा, बाद में पोर्तुगीजों द्वारा, और जब तक धर्म परिवर्तन पिछले 23 सालों से चल रहा था। हाँ। आज जब जो भूले बढ़ते थे वो अपने धर्म में जब वापस आना चाहते हो तो विपक्ष की एक भावना होनी चाहिए थी कि लगभग 18 मार्च 1954 से लेते जो संसद में जो एक बिल आने की कोशिश हो रही है धर्म परिवर्तन के बारे में, उसके ऊपर अरे बहस करते तो अच्छी बात होती थी। आप क्यों ना धर्म परिवर्तन के मसले के ऊपर एक बिल के लिए आप कोशिश कर रहे हो? ये क्या है, बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। इन्हें बात में कोई चर्चा करने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या है, सिर्फ एक गुमराह हो चुके हैं और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं तो सीधी साफ साफ बात करना चाहता हूँ। अनवर साहब जवाब दीजिए। ये विपक्ष की एक विफलता है, विपक्ष की विफलता है कि पिछले 23 सालों से जो लोकसभा में जो बिल आना चाहता है, मैं वही बात करना चाहता हूँ। सुनिए, दूसरे का भी सुनिए। संबित पात्रा जी अपोजिशन को, विपक्षी दलों को अहंकारी बता रहे हैं, जबकि बात ठीक इसके उल्टा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आकर के सदन में साध्वी निरंजना जी के बयान को गलत मानते हुए सदन में कुछ बोले थे और ये सदन को आश्वासन दिया था कि आइंदा से इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी। सदन में सभापति ने भी, हामिद अंसारी साहब ने भी एक प्रस्ताव लाया और दे रहे हैं। अभी किसी मंत्री या सांसद ने तो कुछ नहीं कहा है। या नहीं कहा है, हम बताते हैं। नहीं, वो रामजादे वाली बात पुरानी हो गई है। या तो क्या आप लोग भी बेवजह की ठन के किसी मुद्दे पर, मैं सीधा सवाल आपसे भी करना चाहती हूँ, क्या विपक्ष के रूप में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो वक्त बीता है, सिर्फ 21% ही काम हो पाया है राज्यसभा में? आप राज्यसभा से सांसद हैं अनवर साहब, आपको नहीं लगता है कि जनता आपका भी ऊपर से नीचे तक आंक रही है कि आप कितने गंभीर हैं? बिल्कुल सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं? आपने क्यों बनाया हुआ है? प्रधानमंत्री जी एक तरफा बोलते रहेंगे साहब, आपने क्यों बनाया हुआ बोलते रहेंगे? हम नहीं, या कोई तो प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है प्रधानमंत्री द्वारा। मेरी आपसे गुजारिश है उनका जब लोकसभा में हम चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर आप बात कीजिए, आप बहस कीजिए। नहीं, उसके बाद भी जब आप बहस करना चालू करेंगे, देखिए बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। 600 सालों में मोदी जी हिंदू राष्ट्र के अंदर, इस हिंदुस्तान के ऊपर जो पिछले है, जो गौर गरीब है, जो मजबूत नेता है, जो आदिवासी है, जो वनवासी है, इनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन लादा जा रहा था। ठीक है, किसी बात पर ब्रेक के लिए आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे, ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पर ये बहस है। अनवर साहब का ये कहना है कि अगर इस तरह के प्रचंड जनादेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और उनके कहने के बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो या तो वो जानबूझकर इस पर मौन रह रहे हैं या फिर कहीं सहमति है क्या इसके लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे, लेकिन इस हिस्से में आपको ये भी बताएंगे कि अब क्या वो ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि अभी तक 67% जनता जो हल्ला बोल देख रही, कह रही थी कि प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। देखिए, जिन लोगों के पास 4 इंच का दिल है वो ये भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी का चारा चोरी कर लिया, जिन लोगों ने 50-50 लाख लोगों को शारदा चिट स्कैम करके मार डाला,
वो लोग आज देश कैसे चलाया जाए इस पे प्रवचन ना करें। वो बेहतर ये होगा कि सरेंडर कर दें और पार्लियामेंट को चलने दें। जहां तक वक्तव्य का सवाल है, हमने कहा हम तो चर्चा के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर का विषय है, होम मिनिस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होता है। आप देश के सदन को शर्मसार क्यों कर रहे हैं? होम मिनिस्टर वक्तव्य देंगे, प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ेगी तो बीच में जरूर बोलेंगे। चलिए ठीक है, अहंकार का विषय मत बनाइए। ठीक है राकेश सिन्हा जी, आपसे एक बहुत भारी भरकम सवाल मैं करना चाहती हूँ, ईमानदारी से जरा ठहर कर सोच कर इसका जवाब दीजिएगा। और वो सवाल ये है राकेश सिन्हा जी कि संघ और संघ का काम, जैसा आप भी हर बार बताते हैं, याद दिलाते रहते हैं, बहुत बड़ा है। उस वक्त से लेकर अब तक न जाने कितने नेचुरल कैलामिटीज भी, जब प्राकृतिक आपदाएं आई हैं तब भी काम किया है। आपको नहीं लगता है कि ये आज का हिंदुस्तान है? संघ अपनी भूमिका और इसके साथ ही अपने उद्देश्यों को बहुत छोटा कर लेता है जब वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र, धर्म परिवर्तन, सबको हिंदू बनाना है, हिंदुत्व, उस पर सिमट कर रह जाता है। आपको नहीं लगता है कि आज का हिंदुस्तान, आज की दुनिया जहां एक विश्व की थ्योरी चल रही है, वहां पर ये सब कुछ बहुत छोटा सिमटा हुआ दिखता है? अंजना जी, संघ अगर दिल छोटा कर लेता, दृष्टि छोटा कर लेता, तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। यह सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, देश ने वैचारिक परिवर्तन के लिए हरी झंडी दिखा दी है और वह वैचारिक परिवर्तन मांग कर रहा है कि देश में एंटी कन्वर्जन लॉ बने। आखिर आपत्ति तो बता दें, अली अनवर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, 4 आपत्ति बता दें एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों नहीं हो। ये चाहते हैं कि आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका मिसयूज करते हुए डेमोग्राफिक प्रोजेक्ट चलाते रहें, ये जनसंख्यिकी उपक्रम चलाते रहे, देश के में जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ते रहे। और यदि स्वाभाविक रूप से कोई धन परिवर्तन करता तो किसको आपत्ति है? कब आपत्ति हुई? लेकिन जब बाहर के पैसे का उपयोग करके पोप के दबाव में भारत में धन परिवर्तन किया जाता तो उसका हम विरोध करते हैं। मीनाक्षीपुरम में पेट्रो डॉलर के कारण धन परिवर्तन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, श्रीमती गांधी ने पेट्रो डॉलर का उपयोग करने वालों को फटकारा था। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि आधुनिकता के अनुकूल है, इस देश के अनुकूल है और देश को सही रास्ते पर ले जाने गौरव भाटिया जी, आज भी जब मिले सब जंतर मंतर पर जनता परिवार जिसे हम कह रहे हैं, वहां पर मुसलमानों का जिक्र खूब हुआ और समय आने पर आप देखिएगा इस देश में एंटी कन्वर्जन लॉ बनेगा। चलिए ठीक है, वो वक्त भी आएगा, वो चुनौती भी आएगी सामने। गौरव एक सेकंड, वहां से भी खास तौर पर मुसलमानों का जिक्र, कभी ईसाइयों, अन्य अल्पसंख्यकों का जिक्र तक नहीं करना जरूरी समझते हैं। आप भी एक खास किस्म की राजनीति करते आए हैं और उसी पे अटके रहेंगे। गौरव भाटिया, बिल्कुल भी नहीं अंजना जी, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर जो सरकार होगी या आरएसएस होगा वो बात करेगा कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको हमारी पार्टी और बाकी जो जनता पार्टी है वो संदेश जरूर देंगी कि ये भारत सबके लिए है, संविधान के तहत चलेगा। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, आज सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान से सरकार को चलना होता है, लेकिन आरएसएस कहती है ये हिंदू राष्ट्र है। भाजपा को और प्रधानमंत्री को यह बताना होगा कि उनकी आस्था संविधान में है या आरएसएस में है। यह बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब आज भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। चलिए ठीक है, हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत दिलचस्प है, शायद पहली बार संबित पात्रा जी और राकेश जी आप दोनों की बात का असर हुआ है, क्योंकि पलट गए हैं नतीजे। हमने जब हल्ला बोल की शुरुआत की थी तब ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बयान देना चाहिए, लेकिन अब उल्टा हो गया है। 68% कह रहे हैं नहीं। ऐसा शायद मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में हल्ला बोल में शायद पहली बार हुआ है। 68% बिल्कुल पलट गए नतीजे और 68% लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को इस पर बयान देने की जरूरत नहीं है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट